The first child pseudo class matches the specified element that is the first child of another element. For example, match the first p element. So in the following example, the selector matches any p element that is the first child of any element. अब वो सेक्शन का हो या वो आपका डिव का हो या बॉडी का हो, वो फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा. सो ओपन एन एग्जाम्पल. सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो सेलेक्टेड है. सो अगर आप यहाँ नोटिस करें ध्यान से, तो हमने बॉडी में 2 पैराग्राफ बनाए हैं और एक डिव के अंदर हमने 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं. सो टॉपिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि सेलेक्टर मैच एनी पी एलिमेंट दैट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एनी एलिमेंट. मतलब किसी भी टैग के अंदर अगर पहला टैग पी है, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करेगा वो. ठीक है. सो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था और हम इसको एक्सप्लोर करके चलाएंगे ऐसे. नेक्स्ट है मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स. तो हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग आई एलिमेंट एंड फर्स्ट चाइल्ड. सो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन अगेन. तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे एक पैराग्राफ में 2 स्पैन टैग हैं, बट फर्स्ट एलिमेंट को हमने टारगेट किया हुआ है, तो फर्स्ट वाला हमारा आई टैग जो है वो सेलेक्ट हो रहा है इसमें. देख रहे हैं यहाँ पर आई टैग. तो जैसे हमारा हमने लिखा है पैराग्राफ, पहले हमने लिखा था पी फर्स्ट चाइल्ड, तो पूरा पी सेलेक्ट हो रहा था. हमने लिखा है पैराग्राफ के अंदर आई फर्स्ट चाइल्ड, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. तो दोनों पैराग्राफ में फर्स्ट चाइल्ड आपका सेलेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट, मैच ऑल आई एलिमेंट इन फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट. सो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं पर पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड आई. तो यानी कि पहले पैराग्राफ को फर्स्ट चाइल्ड लिखने से टारगेट करेगा और आई एलिमेंट का मतलब होगा जितने भी नंबर ऑफ आई होंगे सभी को. तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सेलेक्टर मैचेस ऑल आई एलिमेंट्स इन पी एलिमेंट्स दैट आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट. तो यहाँ नोटिस करेंगे आप सभी सेलेक्ट हो रहे हैं. ज़रा कंट्रोल यू प्रेस कीजिए. क्या लिखा है हमने यहाँ पर पी फर्स्ट चाइल्ड आई. तो यानी कि पी फर्स्ट चाइल्ड, ये पहला हो गया फर्स्ट चाइल्ड, ये दूसरा हो गया फर्स्ट चाइल्ड, किसका हुआ डिव का फर्स्ट चाइल्ड. तो यानी कि इसमें दोनों आई सेलेक्ट होंगे. अगर आपने लिखा पर पी फर्स्ट चाइल्ड और आई फर्स्ट चाइल्ड, तो आपका पहले पैराग्राफ का ये सेलेक्ट होगा, दूसरे पैराग्राफ का ये सेलेक्ट होगा, है ना. नेक्स्ट है लैंग्वेज सूडो क्लास. द लैंग्वेज सूडो क्लास अलाउ यू टू डिफाइन स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. In the example below, language defines the quotation mark for Q element with language no. So आपने एक Q टैग पढ़ा हुआ है, तो Q टैग पे कोट आते हैं हमारे. हम उन कोट को कीबोर्ड के टिल्ट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर इस तरह से कुछ, शायद हमारी फाइल का पाथ गलत अटैच हुआ है, इसको हमें सही करना पड़ेगा. हाँ, गलत अटैच है. कोड में आइए और ए बी सी डी ई एफ जी एच, टॉपिक का नाम है यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड 3. क्या यहाँ नहीं, वो नहीं, हमने फाइल का नेम ढूंढ रहे हैं. वन टू थ्री फर्स्ट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ये रहा, लैंग्वेज के नाम से है. कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर लाके इसको अपडेट कर लेंगे. अभी अपना ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में.
जूम एंड क्लिक। तो क्या दिखाई दे रहा है, सम टेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे टिल्ट अ कोट इन अ पैराग्राफ और सम टेक्स्ट। सो इन दिस एग्जाम्पल लैंग्वेज डिफाइन द कोटेशन मार्क्स फॉर क्यू एलिमेंट्स विद लैंग्वेज नो। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू टैग यानी कि कोटेशन एलिमेंट, लैंग्वेज इज अ एट्रीब्यूट और हमने उसका वैल्यू क्या रखा हुआ है, नो। तो जरा कोड पे जाके देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर, लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, नो। ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने लिखा कोट्स, जो डिफ़ॉल्ट हमारे इन्वर्टेड कोड होता है उसको टिल्ट से रिप्लेस कर दो, मतलब जो भी आप टाइप करोगे उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट। टॉपिक नंबर 30 पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सूडो एलिमेंट। पहला था आपका सूडो क्लास, अब क्या है सूडो एलिमेंट। So what are pseudo elements? A CSS pseudo element is used to style specified parts of an element. For example, it can be used style the first letter or line of an element. Insert content before or after the content of an element. So the syntax of pseudo elements is selector, जो भी आप selector का नेम रखना चाहते हैं, और pseudo element आप क्या रखना चाह रहे हैं, लाइक होवर आपने डिफाइन करना है, फोकस आपने डिफाइन करना है, और नीचे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। ध्यान रखना सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास में आपका सिंगल यूज होता है और सूडो एलिमेंट में आपका डबल कॉलम यूज होगा। The first line pseudo element is used to add a special style to the first line of a text. The following example formats the first line of the text in all p elements. हमने लिखा p element यानी कि पेज में जितने भी p होंगे, और अगर वो मल्टी लाइन है तो पहली लाइन का कलर हमें डिफरेंट दिखाई देगा। तो हमने क्या लिखा, कलर रेड हो जाए और फॉन्ट वेरिएंट क्या हो जाए, स्मॉल कैप्स। और जब आप ये एग्जाम्पल ओपन करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, और हमने फर्स्ट लाइन के लिए लिखा। आप देखो ब्राउज़र को छोटा करिए तो मैटर अपना आप नीचे जो है वो डिफरेंट कलर में आएगा, लेकिन जितना ऊपर की एक लाइन में रहेगा ये देखिए अपना ऊपर कलरफुल होता रहा है। जो हमने फर्स्ट लाइन सूडो का कोड लगाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पी फर्स्ट लाइन का कलर ये रहेगा और स्मॉल कैप्स में रहेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी कि डिव के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, पैराग्राफ उसके अंदर हम लोग टैग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अप्लाइज टू द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट, जैसे कि फॉन्ट, हम इस पर क्या क्या डाल सकते हैं फर्स्ट लाइन पर, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, साइज, कलर, जो भी आप चेंज करना चाहें, फॉन्ट फैमिली, कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वर्ड में स्पेस, लेटर में स्पेस, टेक्स्ट में डेकोरेशन, वर्टिकली अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें अपर केस लोअर केस ये सारी चीज़ें आती हैं, लाइन की हाइट यानी कि लाइन पैराग्राफ के लाइन के बीच में गैप, और फ्लॉट वैल्यू जो तुम्हारी क्लियर वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिस द डबल कॉलन नोटेशन, फर्स्ट लाइन वर्सेज फर्स्ट लाइन। द डबल कॉलन रिप्लेस द सिंगल कॉलन नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट इन CSS 3. This was an attempt from W3C to distinguish between pseudo class and pseudo element. Pseudo class सिंगल कॉलन पे चलता है, pseudo element डबल कॉलन पर चलता है। The single colon syntax was used for both pseudo classes and elements in CSS 2 और 1, but 3 में हम सिंगल क्लास के लिए डबल एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। For backward compatibility, the single colon syntax is acceptable for CSS 2 and CSS 1 pseudo elements. नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लेटर, जैसे पूरी लाइन का कलर चेंज होता है, हम लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट इज यूज टू एड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लेटर ऑफ अ टेक्स्ट। द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर्मेट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द टेक्स्ट इन ऑल p एलिमेंट्स। द फर्स्ट लेटर हम लोग यहाँ पर सूडो एलिमेंट डिफाइन करेंगे, कलर और हमने फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज डिफाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो एक तरह का ड्रॉप कैप जैसा हमारा इफेक्ट जो होगा वो दिखाई देगा। तो फर्स्ट लेटर साइज डिफरेंट।
नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर प्रॉपर्टी आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते? द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अप्लाइज टू दी फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट: फॉन्ट प्रॉपर्टी, कलर, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट। ओनली इफ फ्लॉट इज नन, अगर फ्लॉट नन होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, फ्लॉट एंड क्लियर, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके ऊपर? फर्स्ट लेटर के ऊपर। सूडो एलिमेंट्स एंड एचटीएमएल क्लासेस को हम लोग टुगेदर कैसे कंबाइन कर सकते हैं? सो सूडो एलिमेंट कैन बी कंबाइंड विद एचटीएमएल क्लासेस। एचटीएमएल की क्लास हम लोग डॉट के साथ डिफाइन करते हैं। हमने लिखा पी डॉट इंट्रो, इसका सीधा सा मतलब है पैराग्राफ जो इंट्रो के साथ बाइंड होगा उसी पर ही चलेगा। हमने क्या लिखा? फर्स्ट लेटर, कलर चेंज और फॉन्ट का साइज चेंज कर दो। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 2 पैराग्राफ है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में ये बेसिकली अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या है? इंट्रो। तो जैसे कि मैंने बोला, इंट्रो क्लास जहाँ बाइंड होगा सिर्फ उसी में अप्लाई होगा। नेक्स्ट, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स, सेवरल सूडो एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड। In the following example, the first letter of a paragraph will be read in an extra large font size. The rest of the first line will be blue and in small caps. The rest of paragraph will be the default font size and color. हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफाइन की हैं, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन। तो हम लोग पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बोल रहे हैं कि वो रेड कलर में है और एक्स्ट्रा लार्ज हो, और पूरे लाइन को हम लोग एक डिफरेंट कलर दे रहे हैं, ब्लू, और इसके अंदर स्मॉल कैप्स आना चाहिए। तो आप यहाँ से एग्जांपल ओपन करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मैटर मेरा दूसरी लाइन में आ रहा है कलर डिफरेंट है, अगर एक लाइन में है तो कलर डिफरेंट है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, तो लेटर का कलर तो वही रहेगा, लाइन के अंदर आपका मैटर का बढ़ता है तो कलर डिफरेंट आएगा। बात करते हैं बिफोर। CSS, द बिफोर सूडो एलिमेंट can be used to insert some content before the content of an element. For example, हमारे पास कोई heading है, the following example insert an image before the content of each h1 element. हमने क्या लिखा? h1 before, तो h टैग जहाँ चलेगा उससे पहले हमने एक यहाँ पर इमेज डाली हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे h के आगे हमें इमेज दिखाई दे रहा है। अगर मैं लिखता आफ्टर तो हेडिंग के बाद में, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है। So the following example, insert an image before the content of each h1 element. इसी तरह से सिमिलरली होता है the after pseudo element. The after pseudo element can be used to insert some content after the content of an element. हमने लिखा after, और आप यहाँ देखेंगे इमेज के बाद में, हम यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट के बाद में इमेज। नेक्स्ट क्या आता है? मार्कर। मार्कर सूडो एलिमेंट सेलेक्ट्स द मार्कर्स ऑफ लिस्ट आइटम, यानी कि जो ULLI हमारे होते हैं। अभी अगर आप क्या करते हो कि LI का मुझे कलर चेंज करना है रेड, तो आपके बुलेट का कलर भी चेंज हो जाएगा, या जो आपके 1 2 3 4 होंगे उनका कलर भी चेंज होगा। बट मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 अलग कलर में हो और जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट वो डिफरेंट कलर में हो। सो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सूडो मार्कर। अब आप देखेंगे मार्कर का कलर अलग है और मार्कर का जो कंटेंट है उसका कलर अलग है। इसी तरह से आता है सिलेक्शन। बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लू कलर आता है, हम चाहते हैं हमारा कलर ब्लू ना आए, तो द सिलेक्शन सूडो एलिमेंट मैचेस द पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सेलेक्टेड बाय अ यूजर। द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड टू सिलेक्शन। जो सिलेक्शन सूडो है वो कहाँ का चल सकता है? कलर, बैकग्राउंड, कर्सर एंड आउटलाइन। द फॉलोइंग एग्जांपल मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट रेड ऑन अ येलो बैकग्राउंड। तो जैसा आप यहाँ देखते हैं कि हमारा ब्लैक कलर लेकिन सेलेक्ट होते वाइट हो जाएगा और ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिलेक्शन को कलर रेड होगा और बैकग्राउंड येलो होगा, और जब आप यहाँ पर इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे दिखाई दे रहा डिफरेंस? इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर जंप कीजिए, टॉपिक नंबर 31। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे CSS में ओपेसिटी। ठीक है, द ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ट्रांसपेरेंट एन इमेज, सो द ओपेसिटी प्रॉपर्टी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0, यानी कि 0 होता है फुली ट्रांसपेरेंट एंड 1 होता है आपका ओपेक। सो द लोअर द वैल्यू
द मोर ट्रांसपेरेंट, मतलब जितना कम जाओगे, जीरो के क्लोज जाओगे, उतना आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। तो हमने लिखा इमेज का ट्रांसपेरेंसी 0.5 होना चाहिए, यानी कि 50%। तो यहाँ देखेंगे आपका ट्रांसपेरेंसी 50% हमें डिस्प्ले हो रहा है। ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट, द ओपेसिटी प्रॉपर्टी is often used together with the hover selector to change the opacity of mouse over. Default 50%, mouse over करते 100%, है ना। ट्रांजिशन डाल देंगे तो फेड इन फेड आउट के साथ कलर चेंज करेगा। ट्रांसपेरेंट बॉक्स, when using the opacity property to add transparency to the background of an element, all of its child element inherit the same transparency. This can make the text inside a fully transparent element hard to read. तो हमने बोला है div कंटेनर को opacity 0.3, तो div का तो होगा ही होगा, साथ में उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट कंटेन है उनका भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर opacity 1 है, 0.6 हो तो टेक्स्ट भी लाइट होता चला जा रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई ओपेसिटी टू चाइल्ड एलिमेंट्स लाइक in our example above, use RGBA color values. The following example sets the opacity for the background color and not the text. हमने लिखा div में opacity की जगह पर background RGBA 76, 175, 80, 0.3. So green background with 30% opacity. तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं opacity के साथ क्या हो रहा है और RGBA के साथ हमें क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो RGBA बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करेगा, ना कि कंटेंट को। ऑपेसिटी इमेज के ऊपर चलाने के लिए यूज़ करना है। अगर किसी कंटेनर पर चलाओगे तो कंटेनर के चाइल्ड एलिमेंट भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल अपना क्रिएट किया हुआ है और जब आप इस एग्जांपल को देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इमेज है, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट किया हुआ है और उसके ऊपर अपना मैसेज लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेज हैं, जैसे डिव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमने इमेज 10 यूज़ किया हुआ है, बॉर्डर 2 पिक्सल। देन एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाया जिसके अंदर ओपेसिटी 60% है, इस वाले की बात कर रहे हैं। और एक ट्रांस बॉक्स हमने P बनाया है इस तरह से। तो इस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 32, CSS navigation bar. Having easy to use navigation is important for any website. With CSS you can transform boring HTML menu into good looking navigation bar. Means navigation bar equal to list of links. जनरली जो हमारी वेबसाइट जब शुरू होती है तो सबसे टॉप में आपको कुछ सेट्स ऑफ लिंक्स दिखाई देते हैं। A navigation bar is basically a list of links, so using the UL and LI elements makes perfect sense. So हमने यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर हमने होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट डिफाइन किया हुआ है। So we use href hash for test link. In a real website this would be a URL. तो अभी यहाँ पर क्या होगा, कुछ खुलेगा नहीं बट हैश आएगा लिखा हुआ इस तरह से, है ना। बट जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो आपके पास ये पेजेस भी होंगे, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पेज .html खुलेगा आपका। नेक्स्ट, नाउ लेट्स रिमूव द बुलेट्स एंड द मार्जिन्स एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमें पता है इसकी वैल्यू इनसाइड होती है, पैडिंग और मार्जिन होता है। हमें ये डॉट्स भी रिमूव करने हैं, तो क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो बुलेट्स चले जाएंगे। मार्जिन पैडिंग 0 तो ये बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का इसका लुक एंड फील हो जाएगा। डिफरेंस देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह से। एग्जाम्पल एक्सप्लेन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन रिमूव्स द बुलेट, a navigation bar does not need list marker, set margin and padding 0 to remove browser default setting, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये गैप होता है, इसको ये एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे 32.1। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा CSS वर्टिकल नेविगेशन बार। To build a vertical navigation bar, you can style the A element inside the list in addition to the code from the previous page. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, li के अंदर A टैग को डिस्प्ले ब्लॉक और उसका विड्थ कितना रखा है 100 पिक्सल।
सो अभी जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बन गया, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सो डिस्प्ले ब्लॉक क्या काम करता है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए टैग क्या होता है, इनलाइन होता है, हम उसको एक क्या ऑफर कर रहे हैं, विड्थ। ए टैग तब तक विड्थ नहीं लेगा जब तक उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट ही विड्थ और हाइट को कंटेन करता है अपने अंदर। So displaying the links as block element makes the whole link area clickable, not just the text, and it allows us to specify the width and padding, margin height, etc. if you want. Then next, set 100 pixel block element take up the full width available by default. We want to specify a 60 pixel width. You can use set the width of UL and remove the width of A. यानी कि जो मैंने ए टैग को विड्थ दिया है फिर वो आप यूएल टैग को दे दो अनऑर्डर लिस्ट को पूरे, एज दे विल टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल व्हेन डिस्प्लेड एज ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज आवर प्रीवियस एग्जांपल। सो आप यहाँ देखेंगे हमने एल आई ए के विड्थ हटा के किसको दिए, यूएल को, चेक करके देखिए सेम रिजल्ट आ रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट, vertical navigation bar example. Create a basic vertical navigation bar with gray background and change the background color of links when the user moves the mouse over them. तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर अपना डिफरेंट रखा हुआ है F1 LI के अंदर ए टैग में हमने यहाँ पर कुछ अपना टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह डिफाइन किया हुआ है। होवर करने पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज होगा। लेट्स ये देखिए, माउस ओवर एंड कलर डिफरेंट, यही हमने होवर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एक्टिव करंट नेविगेशन लिंक, हम चाहते हैं कि भाई जिस पेज पर यूज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से एक्टिव आए, तो उसके लिए आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे डॉट एक्टिव क्लास बैकग्राउंड कलर डार्क एंड टेक्स्ट कलर ब्लैक। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कलर डिफरेंट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव। तो जैसे सर्विस का पेज होगा तो आप सर्विस पर एक्टिव की क्लास लगाएंगे तो सर्विस का कलर आपको डिफरेंट मिलेगा। Next, center links and add border. Add text align center to LI or A to center the links. Add the border property UL and a border around the navbar. If you also want border inside the navbar, add a border bottom to all LI elements except for the last one. So हमने UL टैग को बोला बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 555 होगा, LI को हमने बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर और बॉर्डर उसमें सिर्फ बॉटम से होगा 1 पिक्सल सॉलिड एंड 555। लास्ट चाइल्ड को हमने बोला है कि उसमें अंडर नीचे लाइन नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ से लाइन दिखाई दे रहा है आपको सभी में, अगर मैंने लास्ट चाइल्ड नहीं लिखा तो नीचे में जो बॉर्डर की थिकनेस डबल दिखाई देती, यानी कि एक तो ऑलरेडी आ रहा है यूएल से, दूसरा बन जाता आपका एलआई से। नेक्स्ट है फुल हाइट फिक्स्ड वर्टिकल नैप बार, जैसे इसमें देखते हो जीमेल में फुल हाइट। सो यूएल टैग को हमने बोला लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ 25% ऑफ स्क्रीन, बैकग्राउंड कलर है F1, हाइट है 100% फुल हाइट, पोजीशन फिक्स्ड एंड ओवरफ्लो ऑटो। तो क्या दिखाई देता है हमें, लेफ्ट साइड में पूरे पेज के अंदर हमें नैप बार दिखाई दे रहा है। होल्ड कीजिए। चलिए, तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो लेफ़्ट में साइड बार होता है ये हमारा लॉक रहता है और हमारा कंटेंट जो होता है वो मूविंग होता है। तो जैसे आप जीमेल के अंदर आते हैं या ड्राइव के अंदर आते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि आपका जो ये कंटेंट रहता है ये स्क्रॉलेबल होता है और साइड वाले पार्ट आपके फिक्स रहते हैं, है ना। तो ये कैसे बनता है, ये इसी तरह से बनती है चीज़ें आपकी। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें हमने क्या यूज़ करा, पोजीशन फिक्स। तो ये क्या करेगा, फिक्स इसको मेक इट स्टिक इवन ऑन स्क्रॉल। तो ये मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ पोजीशन वाली आपको, है ना। ओवरफ्लो ऑटो रखा है हम लोगों ने, हाइट को 100% रखा हुआ है हमने, इस तरह से इसको डिफाइन करना है और आपका ये वाला पार्ट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। सो इधर वाले पार्ट में स्क्रॉलिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पर हाइट ना मैनुअली बढ़ाई हुई, आप देखोगे यहाँ पर तो हमने हाइट कितनी डाली कि 1500 पिक्सल, क्योंकि मैटर कम है ना इधर। तो इसको स्क्रॉल कराने के लिए जस्ट यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। बाकी जो यूएल के अंदर हमारे एल आई और ए हैं उनको सजावट के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है उसको, ठीक है। इस डिव को हमने मार्जिन लेफ्ट से 25% क्यों डाला है, ताकि ये मैटर मेरा इसके नीचे ना चला जाए। तो 25% मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, और
यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है हाइट 1500 पिक्सल, तो मैटर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग होगी इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। Horizontal navigation bar, there are two ways to create a horizontal navigation bar by using inline or floating list item. So पहले देखते हैं inline की help से, inline list item. One way to build a horizontal navigation bar is to specify the li elements as inline in addition to the standard code from the previous page. तो हम यहाँ पर जाके देखें तो हमारा एक लाइन में आ गए सारे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने यूएल और एल आई का यूज़ किया हुआ है। एल आई ब्लॉक एलिमेंट होता है, जितनी बार बनाओगे नया लाइन बनेगा, बट हमने सीधे एल आई को बोला कि डिस्प्ले इन लाइन कर दो, तो आपका एल आई जो होगा वो एक जितने आइटम होंगे ए टैग के साथ एक लाइन में आ जाएंगे। और यूएल को हमने बोला लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो इससे आपका बुलेट नन हो रहा है। नहीं भी लिखोगे डिस्प्ले इन लाइन करते चला जाता है, नहीं आता फिर। नेक्स्ट, display inline by default li elements are blocked element. Here we remove the line break before and after each items to display them on one line. दूसरा मेथड होता है float. Another way of creating a horizontal navigation bar is to float the li element and specify a layout for the navigation links. So li में हमने लिखा है float left और li के अंदर a एलिमेंट को हमने बोला है display block padding 8 और background color हमारा एक लाइटर शेड क्रिएट होना चाहिए इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। सो फ्लॉट लेफ्ट यूज्ड फ्लॉट टू गेट ब्लॉक एलिमेंट्स टू फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे हमने डिव के अंदर फ्लॉट देखा था, तो एक दूसरे के नेक्स्ट आते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक अलाउ अस टू स्पेसिफाइंग पैडिंग एंड हाइट विड्थ मार्जिन एटसेट्रा इफ़ यू वांट। हमने डिस्प्ले ब्लॉक किसको लिखा है? ए टैग को, यानी कि अगर मैं ए टैग को कोई भी मार्जिन पैडिंग विड्थ हाइट दूंगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या लिखा हमने? पैडिंग 8, तो यानी कि पैडिंग अगर आपने 8 डाला है तभी इसके अराउंड आप देख पा रहे हैं आउटपुट में गैप दिखाई दे रहा है हमें ये चारों तरफ। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया बैकग्राउंड कलर ट्रिपल डी, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं इधर। सो एड द बैकग्राउंड कलर टू यूएल इंस्टेड ऑफ ईच ए एलिमेंट इफ यू वांट अ फुल विड्थ बैकग्राउंड कलर। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे पूरे ब्राउज़र में बैकग्राउंड कलर आए, ना कि सिर्फ एल आई के नीचे नीचे हो, मैं चाहता हूँ पूरे में हो, तो बैकग्राउंड कलर हमने यूएल को डालना है। तो आप वेबसाइट अगर कोई बना रहे तो पूरा नैप बार तैयार हो जाएगा इस तरह से। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार एग्जांपल, create a basic horizontal navigation bar with a dark background color and change the background color of the links when the user moves the mouse over them। तो हमने क्या लिखा है? li में a टैग को जब होवर करेंगे तो कलर डार्कर हो जाएगा। ये देखिए हमने ट्रांजिशंस का यूज़ किया हुआ है। क्या लिखा हमने? ट्रांजिशन में 0.5 सेकेंड्स, माउस ओवर होते ही स्मूथली कलर इस तरह से इंटरचेंज होगा, वाइट से ब्लैक और डार्क ग्रे कलर आपका ब्राइट ग्रे कलर में चेंज होगा। एक्टिव करंट नेविगेशन लिंक, हम चाहते हैं कि पहला लिंक जो है मेरा उसमें एक्टिव आए। ठीक है, अभी इसमें नहीं पता चल रहा ना कौन से पेज पर है, तो इस वाले एग्जाम्पल में एक क्लास बनाया एक्टिव और उस एक्टिव क्लास को हम लोग पहले वाले ए टैग के ऊपर पॉइंट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आप माउस ओवर करेंगे तो जो नॉर्मल वाले उनका कलर चेंज होगा, एक्टिव वाले का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने यहाँ पर कुछ लिखा है इसके लिए कि एक्टिव का कलर ये रहे, ठीक है, होवर का कलर ये रहे और एटा का कलर ये रहेगा, फ्लॉट लेफ्ट रहेगा इस तरह से। अब मान लो कि आपका एक्टिव कलर डिफरेंट है लेकिन माउस ओवर कलर आपका डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आपको बताना पड़ता है कि भाई पहले वाले को ना करे, तो कंडीशनल हम लोग लिखते हैं, दिखा देते हैं अभी आपको। नेक्स्ट क्या है? राइट अलाइन लिंक्स। मैं चाहता हूँ मेरे सारे लिंक्स राइट में चले जाएं, तो हमने क्या लिखना है? फ्लॉट राइट। राइट अलाइन लिंक्स बाय फ्लॉटिंग द लिस्ट आइटम टू द राइट। तो आपको यूएल को फ्लॉट राइट बोलना है, ना कि एलआई को फ्लॉट लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर आपका राइट में चला गया, तो हमने यहाँ पर दिया है एलआई को, पूरे को अगर ले जाना चाह रहे हैं तो यूएल को फ्लॉट राइट करेंगे। ठीक है,
तो ऐसा कहाँ मिलता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट पे इधर लोगो होता है, फिर लिंक्स होते हैं, फिर यहाँ पे साइन इन साइन अप का रहता है, उस तरीके के केस में। तो यहाँ पर आप एल आई के ऊपर देख रहे होंगे, एक क्या लिखा हमने, फ्लॉट लेफ्ट, सभी आपके एल आई फ्लॉट लेफ्ट है। एक को हमने क्या लिखा, मैनुअली जाके चाहो तो क्लास बना के कॉल करा सकते हो। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि बीच में लाइन हो, तो बॉर्डर डिवाइडर एट द बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी टू एल आई टू क्रिएट लिंक डिवाइडर। एल आई को हमने बोला है बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड दिस, एंड लास्ट चाइल्ड से हमने बोला है नन, क्योंकि लास्ट पे डाल देंगे तो बॉर्डर डबल आएगा। तो हमने यहाँ से जाके क्लिक करा, आप यहाँ देखेंगे होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, उसके बाद में ओवर। नेक्स्ट बात करेंगे फिक्स्ड नेविगेशन बार, यानी कि हम चाहते हैं नेविगेशन बार हमारा टॉप में लॉक रहे, चाहे पेज को जितना मर्जी हम स्क्रॉल करें। तो हमने क्या लिखा, मेक द नेविगेशन बार स्टे एट द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज इवन व्हेन द यूजर स्क्रॉल द पेज। हमने क्या लिखा, यूएल पोजीशन फिक्स, टॉप 0 और विड्थ 100%। अब आप पेज को स्क्रॉल करिए, नेविगेशन टॉप में ही लॉक रहेगा। क्या प्रॉपर्टी लगी हुई है, पोजीशन फिक्स इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बॉटम में अगर आपने लॉक करना है तो आप यहाँ से क्या डाल देंगे, पोजीशन फिक्स और बॉटम से 0। तो नीचे लाने के लिए बॉटम 0, टॉप में जाने के लिए टॉप 0, इस तरह से डिफाइन करोगे। एक क्या है यहाँ पर, स्टिक नैप बार। बहुत सारी साइट्स में क्या होता है, जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो में अगर आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप ऑर्डर ऑनलाइन में आते हैं, तो इसको नोटिस करना, फिल्टर व्यू सॉरी प्योर वेज एंड कुजीन्स लॉक हो गया ऊपर आके, दिस इज कॉल्ड स्टिकी टॉप, ठीक है। यानी कि परमानेंट फिक्स नहीं है, माउस स्क्रॉल करने पर लॉक हो रहा है। तो यहाँ जाइए स्टिकी, सो इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है, add position sticky to UL to create a sticky nav bar. A sticky element toggles between relative and fixed. Depending on the scroll position, it is positioned relative until a given offset position is met in the viewport. Then it is stick in place like position fix. So आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा position web sticky, stick web kit में sticky, ये सफारी के लिए होता है, बाकी सभी के लिए sticky चलता है, टॉप से 0। अब आप यहाँ पर देखोगे जब हम पेज को स्क्रॉल करें तो उसके बाद में ये लॉक हो जा रहा है। पेज की हाइट को बढ़ा लो, दिखाई दे रहे, मैटर नीचे से निकलते जाएगा इस तरह से। So Internet Explorer do not support sticky positioning. Safari requires a WebKit prefix. You must also specify at least one of top, right, bottom और left for sticky position to work. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, responsive top nav. तो हाउ टू यूज़ मीडिया क्वेरी टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टॉप नैव। जैसे कि आप देख रहे हो डेस्कटॉप है, ये हमारा क्या है, मोबाइल। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम लोग जाएंगे इसके कोड के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा है इसके लिए, मीडिया क्वेरी। हमने क्या बोला कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यूएल वगैरह है, जो एलआई हमारा इसके अंदर, तो यूएल डॉट टॉप नेव एलआई राइट, ठीक है, कॉमा यूएल डॉट टॉप नेव एलआई, इसका फ्लॉट क्या हो जाए, नन। अब ये सब इतना सब कुछ क्या है, ज़रा इसको देखो यहाँ पर ध्यान से। नॉर्मली आप यहाँ पर देखोगे हमारे एक नैप बार है जिसपे अबाउट वगैरह लिखे और यहाँ पर कुछ हमारे लिंक्स वगैरह हैं। जब हम लोग मोबाइल मोड में आते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, नीचे की साइड, यानी कि फ्लॉट नन कर रहे हैं हम लोग मोबाइल मोड में एक पर्टिकुलर विड्थ को मैच करने के बाद। इधर देखो ध्यान से, ये इसका कोड है, क्या लिखा हमने, फ्लॉट, और अगर स्क्रीन बड़ी है तो फ्लॉट क्या रहेगा, लेफ्ट। लास्ट वाले में हमने खुद लिख के क्या लगा रखा है, फ्लॉट राइट, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक हमारा यहाँ आता है, बाकी सब हमारे लेफ्ट साइड में है। और देखो तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूएल डॉट टॉप नेव
जो हमारा पूरा यूएल टैग के ऊपर क्लास लगी हुई है, उसके अंदर क्या है, li डॉट राइट। तो li डॉट राइट पे क्या लगा हुआ है, फ्लॉट राइट। और यहाँ पर ul डॉट टॉप नैव li, उसके अंदर जितने भी li हैं, एक तो li राइट वाला और जितने भी li रिमेनिंग है जिन पर राइट नहीं है, उस सबको क्या कर दो, फ्लॉट नन मोबाइल में। तो विड्थ जो आपकी यहाँ पर आपने फ्लॉट लेफ्ट लिख के सेट करी होगी ना, पैडिंग वगैरह, तो फ्लॉट आपका रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट, इतना काम करना है आपने, ठीक है। तो जैसे मोबाइल मोड पे पहुँचेंगे स्क्रॉल करते हुए, ये मेरा पेज छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा भैया, क्या नाराज़गी है इसको, चलो कोई नहीं, यहाँ से कर लूँ। तो दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे तो हम लोग बर्गर आइकन भी इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर, रेस्पॉन्सिव साइड नैप बार। जैसे मेरा साइड में नैप बार अगर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ स्क्रीन थोड़ा छोटा हो तो ऊपर आ जाए, और ज़्यादा छोटा हो तो इस तरह का हो जाए। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट कहाँ रहे, लेफ़्ट। मोबाइल मोड में गए, इस तरह से हो गया। टैबलेट में गए, इस तरह से हो गया। तो अलग अलग यानी कि बार 2 बार मीडिया क्वेरी लगाई होगी हमने, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, कंट्रोल यू दबाएंगे यहाँ से, और जाके देखिए 2 अलग अलग साइज़ की मीडिया क्वेरी है। एक कितने पर चलेगी, 900 पर, दूसरा कितने पर चलेगा, 400 पर। तो ये हमारा साइड नैप बार है जिसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर। चलो सबसे पहले साइड नैप पर आते हैं। हमने क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, वेट 25%। तो ये एग्जांपल हम लोग पहले ही देख चुके हैं, हमने यहाँ पर इसको सेट करके रखा है। दूसरा हमने क्या बोला कि जब टैबलेट मोड आएगा तो जो साइड नैप है जिसकी वेट 25% है, वो कितनी हो जाए, 100%। 25 से वेट कितनी हो जाएगी, 100%। और यहाँ पर आपकी हाइट कितनी है, 100%। हमने हाइट को क्या बोला, ऑटो हो जाए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बड़ा आएगा ना, पूरी स्क्रीन ढक लेगा। दूसरा पोजीशन क्या हो जाए, रिलेटिव। तो पोजीशन यहाँ पर क्या है, रिलेटिव करने पर वो अपने आप बॉडी का रिलेटिव हो जाएगा। उसके अलावा जो उसके अंदर मेरे वर्टिकल नैप बार आ रहे थे उनका फ्लॉट नन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर फ्लॉट नन था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, हमने इसमें फ्लॉट नहीं डाला होगा, तभी तो अलग अलग लाइन में आ रहे थे। तो हम क्या चाहते हैं, टैबलेट मोड में सब एक दूसरे के आगे आए लिंक्स। तो क्या लिखा है, फ्लॉट लेफ्ट। तो ये देखो, जैसे हमारा स्क्रीन छोटा हुआ, जो नीचे आ रहे थे लिंक पहले वो ऊपर की तरफ आ गए। तो ये फ्लॉट लेफ्ट होने से एक दूसरे के साइड बाय साइड। तीसरा हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया कि जब हम लोग मोबाइल मोड में आ जाए, यानी कि हमारी विड्थ 400 पिक्सल्स की होगी, तो ul डॉट साइड नैव, यानी कि ये जो क्लास है उसके अंदर जो li और a टैग है, तो li और a टैग में यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्ले ब्लॉक, कलर ये, पैडिंग इतना, ये इतना। हमने क्या बोला, फ्लॉट जो है उसका नन कर दो। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे फ्लॉट क्या है, हमने यहाँ पे क्या बोला, यानी कि फिर से वो आपका अलग अलग लाइन में ही आए इस तरह से। तो ऐसे एक ही डिज़ाइन को अलग अलग स्क्रीन पर आप अलग अलग तरीके से हैंडल कर लेते हो, ठीक है। आपको 3 अलग अलग डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है नैप बार, बस स्टाइल आप उस तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। CSS ड्रॉप डाउन जनरली जो आप वेबसाइट्स वगैरह के अंदर देखते हैं कि हम माउस लेके जाते हैं तो एक हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। सो क्रिएट अ होवरेबल ड्रॉप डाउन विथ CSS। बेसिक ड्रॉप डाउन, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट। सो ड्रॉप डाउन के लिए भी आपको वही करना पड़ता है, पोजिशन, रिलेटिव एंड डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो नीचे आइए ज़रा, कोड पर हमने एक डिव बनाया है जिसपे क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन, और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होगा माउस ओवर मी। और माउस ओवर जब यूज़र करेगा तो उसमें से ड्रॉप डाउन कंटेंट जिसके अंदर हेलो वर्ड हमारा ओपन होगा। तो ये देखो खुला इस तरह से। तो क्या हो रहा है, रिलेटिव डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन के लिए लिख रहे हैं। ड्रॉप डाउन क्या है हमारा, बेसिकली जो हमने डिव बना रखा है। तो डिव तो ऑलरेडी ब्लॉक होता है, तो इनलाइन ब्लॉक क्यों कर रहे हैं हम लोग। इनलाइन ब्लॉक हमने इसलिए किया कि अगर मैं इसके आगे माउस लेके जाऊं तो एक्टिव ना हो जाए, यानी कि जितना माउस ओवर मी की विड्थ है उतने के अंदर ही अगर माउस चलेगा तभी ये काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा।
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट div होता है ब्लॉक, चेंज करके दिखाते हैं, तो एक पूरे में कहीं भी ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ जाइए, अब चलाइए, तो देख रहे हो मेरा माउस कहाँ है, यहाँ पर, लेकिन फिर भी काम कर रहे। हम चाहते हैं जितना मैटर, तो इसको ज़रा एक बैकग्राउंड कलर डालो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या है, डिव फुल विड्थ को यूज़ करता है स्क्रीन की, लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये इनलाइन ब्लॉक हो जाए, अब जितना मैटर लिखोगे उतनी ही विड्थ होगी। समझ आ गया? इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि मैटर के हिसाब से चलेगा। तो जैसे इस पर माउस गया, मेरा ड्रॉप डाउन इस तरह का मुझे दिखाई देगा। तो ये बेस है अंडरस्टैंड करने का, फिर आगे इसके अंदर मल्टीपल खोल सकते हो। So, example explain HTML. Use any element to open the drop down content. Example span or button element. कुछ भी चला सकते हैं. Use a container element like div to create the drop down content and add whatever you want inside of it. Wrap a div element around the elements to position the drop down content correctly with CSS. The CSS drop down class use the position relative, which is needed when we want the drop down content to be placed right below the drop down button using position absolute. The drop down content class holds the actual drop down content. It is hidden by default, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले नन। लेकिन जब ड्रॉप डाउन के ऊपर माउस जाएगा तो हमने क्या लिखा, ड्रॉप डाउन होवर सूडो, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमने स्पेस लगा के बताया कि उसका जो डिस्प्ले नन है वो क्या हो जाए, ब्लॉक। तो लास्ट क्लास में टूल टिप पढ़ाया था, माउस और येलो कलर का जो खुल रहा था, वही काम हो रहा है। तो द ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास होल्ड द एक्चुअल ड्रॉप डाउन कंटेंट, इट इज हिडन बाय डिफॉल्ट एंड विल बी अपीयर ऑन माउस ओवर। नोट द मिनिमम विड्थ इज सेट टू 160 पिक्सल, फील फ्री टू चेंज दिस। ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ताकि जब यूज़र माउस ओवर करे तो इतनी विड्थ का ही ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए। अगर आप विड्थ हटा दोगे तो हेलो वर्ल्ड की जितनी विड्थ होगी उतना बड़ा ड्रॉप डाउन खुलेगा, मैटर के अकॉर्डिंग। टिप: if you want the width of drop down content to be as wide as the drop down button, set the width to 100% and overflow auto, it enable scroll on small screen। तो मान लो कि आपने विड्थ लिख दिया 100%, लेकिन आप एक मोबाइल स्क्रीन पर आते हो जहाँ पर जगह कम है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाएगी उसमें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बॉर्डर, वी हैव यूज्ड द CSS बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी टू मेक द ड्रॉप डाउन मेन्यू लुक लाइक अ कार्ड। दैट होवर सेलेक्टर इज यूज्ड टू शो द ड्रॉप डाउन मेन्यू व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर द ड्रॉप डाउन बटन। तो माउस ओवर दिखाई दे रहा है, एलिवेशन है इसमें, ड्रॉप शैडो, क्योंकि पता चला कलर हर जगह एक जैसा मैच हो गया तो ड्रॉप डाउन को तो पता ही नहीं चलेगा, तो ड्रॉप शैडो डाल के उसको अलग से हाईलाइट करना है। अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो होवर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब मल्टीपल मेन्यू अगर मैं खोल लें तो वह कैसे खोलेंगे आप, उसकी बात कर लेते हैं। सो क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अलाउज द यूजर टू चूज एन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट, है ना। So this example is similar to the previous one, except that we add links inside the drop down box and style them to fit a styled drop down button। So हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक क्लास ड्रॉप बटन, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ डिफरेंट है, कलर वाइट है, पैडिंग 16 है, फॉन्ट साइज 16 है, बॉर्डर अपना नन है, कर्सर पॉइंटर है ताकि हैंड का सिंबल आए। ड्रॉप डाउन क्लास को पोजीशन रिलेटिव और इनलाइन ब्लॉक, अब ये तुम्हें पता है। ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले नन, माउस ओवर करेंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे नीचे हमने डिफाइन कर रखा है डिस्प्ले ब्लॉक। इसके अंदर हम लोगों ने ए टैग डिफाइन किया हुआ है, जिसका हमने कलर ब्लैक पैडिंग वैडिंग डाल के उसको हमने स्टाइल कर रखा है। और यहाँ पर हमारे पास इसमें कुछ अब की बार कुछ लिंक्स हैं। ओपन कीजिए, माउस गया, दिखाई दे रहा है, बाहर जाएंगे तो बंद हो जाएगा, इसके अंदर आएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लगाइए कोई तब जाके काम कर रहे हैं, बिना किसी जावास्क्रिप्ट के
बना सकते हो CSS से। तो अभी जो ये है डायरेक्ट नीचे खुल रहा है, हम चाहते हैं राइट में अलाइन हो, तो हमने क्या लिखा, राइट से पोजीशन इसकी, अब देखो एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से ओपन हो रहा है, राइट वाला राइट से ओपन हो रहा है। ड्रॉप डाउन में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ माउस ओवर करें तो उसके नीचे इमेज खुल जाए। तो अब तुम्हें कंटेनर खोलना है कि कंटेनर में वीडियो डालो, ऑडियो डालो, इमेज डालो, पैराग्राफ डालो, लिंक डालो, चॉइस इज योर की क्या चलाना है। इसी तरह से ड्रॉप डाउन में नैप बार में लगाना है, तो जैसे होम, न्यूज़, अब क्यू आर में इसको डाके उसमें डाल दिया, है ना। इस तरह से आपने बना लेना है, और नैप बार में ड्रॉप डाउन लगे होते हैं, ठीक है। 33 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है CSS इमेज गैलरी। So CSS can be used to create an image gallery. The following example image gallery is created with the help of CSS. तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक div है जिसका क्लास है गैलरी, जिसमें मार्जिन है 5 पिक्सल, बॉर्डर है 1 पिक्सल, विड्थ है 180 पिक्सल्स एंड फ्लोट क्या है लेफ्ट। गैलरी को जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो उसमें बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है। और जो इमेज है हमारा गैलरी के अंदर, उसकी विड्थ कितनी 100% और हाइट कितनी ऑटोमेटिक, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का हम लोगों ने एक डिव बनाया हुआ है जिसमें पैडिंग 15 पिक्सल है और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है। तो आप ये देखेंगे गैलरी के नाम से एक पूरा कार्ड है, नीचे कॉपी पेस्ट चल रहा है, फिर उसको भूल जाओ। तो ए टैग जिस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो इमेज ओपन हो जाएगा, और ये अपना इमेज है यहाँ पर उसके अंदर, और बाहर उसका क्या लिखा है ए टैग के बाहर डिस्क्रिप्शन। सो जब अपन इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास 4 इमेजेस हैं, माउस ओवर करें तो बॉर्डर एक्टिव हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो इमेज ओपन हो रहा है। इस तरह से अपना कुछ बना सकते हैं। रेस्पॉन्सिव गैलरी बनाना चाहते हैं, सो हाउ टू यूज CSS मीडिया क्वेरी टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी दैट विल लुक गुड ऑन डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। सो अभी ये वाला जो हमारा पार्ट है मोबाइल में कुछ इस तरह से आ रहा है, अब हमने इस पर व्यू पोर्ट मिसिंग है तो इसलिए जूम आउट हो गया। बेटर जूम आउट नहीं होना चाहिए, तो आपको व्यू पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे, ये कुछ इस तरह से है, मोबाइल में जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ जाइए, तो इस पर हमारा मीडिया क्वेरी नहीं है लगा हुआ, तो आप इस पर मीडिया क्वेरी लगाइएगा तो ये काम करेगा इसके अंदर। तो सर्च करेंगे, हमारा फाइल का लिंक मिसिंग है, रेस्पॉन्सिव क्या दिखाई दे रहा है, इमेज गैलरी रेस्पॉन्सिव, इसका लिंक करेंगे कॉपी और क्लोज 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 क्लोज, और ये है ना, नीचे जाइए और यहाँ लगा के आइए, इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो पहले हमारे इमेज छोटे छोटे आ रहे थे, अब हमने विड्थ को क्या करके इमेज की 100%। तो जैसे कोड में आप जाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ स्ट्रक्चर को समझें ध्यान से, नीचे का सब भूल जाइए, सब पहले वाला ही है। रेस्पॉन्सिव हमने डाला कंटेनर, उसके अंदर गैलरी है, गैलरी के अंदर ए टैग है, ए टैग के अंदर हमारा इमेज टैग लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो गैलरी का हमने क्या डाला है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, माउस ओवर करने पर बॉर्डर का कलर लिटिल बिट डार्क होगा। गैलरी के अंदर इमेज की विड्थ कितनी है 100%, और हमने यहाँ पर उसकी विड्थ क्या डिफाइन कर रखी होगी 25%, ढूंढो जरा कहीं लिखिए क्या, ये रही। तो प्रॉपर 100% क्यों नहीं डाली, मतलब 25% पूरा क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो भाई मैंने ना यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है, परसेंटेज में काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर आपको दिक्कत ना करे तो आउटलाइन का इस्तेमाल करना। मैंने जब बनाया तो मैंने बॉर्डर का इस्तेमाल किया, तो उससे क्या होगा, फिर आप पूरा एग्जैक्ट 25% यहाँ लिख पाओगे। CSS में हमने क्या लिखा, फ्लॉट लेफ्ट, तभी हमारी इमेज सभी डिव एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेस्कटॉप मोड। यहाँ से मोबाइल मोड में आओगे तो सब अलग अलग लाइन में है, और अगर टैबलेट का लगाया होगा तो टैबलेट के हिसाब से एडजस्ट। तो हमने टैबलेट नहीं लगाया हुआ है, तो ज़रा लगाया कि नहीं लगाया, लगाया है भाई, तो आया क्यों नहीं पता करो। कुछ मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर है, अभी इसको फिक्स कर देते हैं।
यहाँ हाँ, तो वो मिनिमम की वजह से ही नाराज है। तो हमने क्लास बनाई क्लियर फिक्स, कहाँ कॉल किया हमने इसको? तो मोबाइल पर विड्थ हो रही है हमारी 100%, तभी हमारे कार्ड जो है वो इस तरह से आ रहे हैं एक एक। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है, ऊपर व्यू पोर्ट मिसिंग है, ठीक है। अरे नहीं, ऐसे लिखना है। अब बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको यहाँ से कट, यहाँ पर पुट करेंगे। दो स्टाइल हो गए, ओहो। एक बार पुनः चेक कीजिए, रीलोड। अब देखो मैटर मेरा जूम आउट नहीं हो रहा, पहले मेरा टेक्स्ट जूम आउट हो जा रहा था, है ना। दोबारा देखो ध्यान से, देखो टेक्स्ट हो गया जूम आउट। अब जूम आउट नहीं होगा इसके लगाने से, पूरा आ रहा है। अब टैबलेट चेक करो, अभी भी टैबलेट में दिक्कत। नीचे आइए, मैक्सिमम विड्थ ये देखो टैबलेट, और ये अपना मोबाइल। ना, गलत हो रहा है। टैबलेट के नीचे मोबाइल होता है, मोबाइल के नीचे टैबलेट होता है। ऊपर नीचे करके देखो एक बार। डेस्कटॉप पे 4, टैबलेट पे 4, और मोबाइल पर 2। ऑर्डर तो सही है हमारा, मोबाइल पर 1 हो गया, टैबलेट पर 4 है। तो यहाँ पर मिनिमम 700 पे 4, फ़ोन पर सिंगल, और कौन सी क्लास गलत है भाई? डिस्प्ले का ब्रेक पॉइंट तो अलग नहीं है इसका। अच्छा, इसका 800 है, 800 पर चल रहा है ये। क्या लिखेंगे? मैक्स विड्थ 800। हेलो सर, तो हम लोग ना साइज़ गलत डाल रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रीत वाली की स्क्रीन दूसरी है और यहाँ वाली स्क्रीन मेरी दूसरी है। तो मोबाइल मोड सिंगल आपका आएगा प्रोडक्ट, टैबलेट पे
आपके 2 आएंगे। तो ये था प्रॉब्लम, बाकी सब सही है। वैसे टैबलेट का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो भौमिक, भौमिक कौन है? बहुत पुराना स्टैंडर्ड है। चलिए, तो ये वाला पार्ट अपना फिक्स हो गया। और कुछ रह गया था इसमें क्या? हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 35, CSS इमेज स्प्राइट। Image sprites. An image sprite is a collection of images put into a single image. A web page with many images can take a long time to load and generate multiple server requests. मान लो आपने एक पेज बनाया, उसके अंदर आपने 100 इमेजेस लगा रखी हैं, तो आपकी 100 इमेज आ तो जाएंगी, लेकिन 100 इमेज जो रिक्वेस्ट कर रही है सर्वर को, वो आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम इंक्रीज कर देती है। सो फ्लिपकार्ट ने इसलिए बहुत एक स्मार्ट डिसीजन लिया और उन्होंने क्या बोला कि भाई लोड को ही ख़त्म कर दो। तो इसलिए पेज में क्या है, स्क्रॉलिंग ही नहीं है ना। अमेज़ॉन में जब हम लोग जाते हैं तो पहले से ही स्क्रॉलिंग तैयार मिलती है हमें। डेटा आ रहा है, लोड चल रहा है, तो एक एक इमेज अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करी भाई डेटा दो मेरे को, तभी तो वो यहाँ पर अगर रेंडर होगा। बहुत अलग है। अमेज़ॉन का अपना होस्टिंग खुद की होती है, जो कि AWS के नाम से भी आता है ना इनका, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो इनकी क्लाउड होस्टिंग खुद की है, पूरी दुनिया को भी देते हैं, खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लिपकार्ट तो कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो वो बेचारा खरीद के चलाता है होस्टिंग, और इनका अपना खुद का है। फ़र्क इतना है, इसलिए अमेज़ॉन जीत जाता है रफ्तार में। ठीक है, स्पीड अमेज़ॉन की बहुत फास्ट है। तो फ्लिपकार्ट अपने इसको कैसे हैंडल करे, तो अब अगर आपने नोटिस किया हो तो फ्लिपकार्ट में क्या स्क्रॉलिंग ही ख़त्म कर दी उन्होंने। जैसे आप नीचे चलते हो, देख रहे हो, रिक्वेस्ट चलती है और डेटा आता जाता है। इससे क्या हुआ, ये इतना फास्ट हो गया कि मतलब कि चलो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हिस्ट्री बन जाती है ना, लेकिन मैं इनकॉग्निटो में हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप फ्लिपकार्ट लिखोगे ऐसा लगेगा जैसे पहले से खुला रखा था, एंटर कर दी एकदम आ गया ना, कुछ लोडिंग नहीं दिखाई दी ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेज के अंदर सारी इमेज ही ख़त्म कर दी। कहते बस यही इमेज, ये गूगल को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या, पहले ये लोग ना पेज में फेल हो जाते थे। पेज स्पीड करके एक आता है अपना, गूगल का टूल है, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर फेल आता था। मोबाइल में भी आएगा, डेस्कटॉप में पास आएगा। है ना, 1.6 सेकंड में खुल जा रहा है। अब अमेज़ॉन की रफ्तार देखो, बराबर टक्कर दे रहा है। फ्लिपकार्ट कुछ भी डेटा नहीं दे रहा है, अमेज़ॉन कितना डेटा दे रहा है, जबकि तो पहले ही फ्लिपकार्ट जो था 2.5 सेकंड 3 सेकंड से ऊपर निकल जाता था। अब ये जो रेड लाइन आप देख, ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ना, हर वेबसाइट के लिए गूगल ने लिख के रख रखा है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट इस ग्रीन के अंदर नहीं खुली तो मैं तुम्हें एसईओ में चलने नहीं दूंगा। ये लाइन का मतलब ये होता है, यानी कि 2.5 सेकंड में पेज खुल जाना चाहिए अगर बंदे ने रिक्वेस्ट किया। ऐसा ना हो कि भाई साहब वो लोडिंग ही लोडिंग चले जा रही है। या तो तुम इतने फेमस हो जाओ कि भाई तुम नेटफ्लिक्स हो, बंदा तुम्हें देखने के लिए वेट करेगा ही करेगा, लोडिंग आ रही है। और तुम्हारी वेबसाइट में अगर इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है तो कस्टमर वेट नहीं करेगा तुम्हारा। समझ गया ना।
तो ये गलतियाँ उन्हीं की माफ़ हो सकती है जो बहुत फेमस है, जो फेमस नहीं होगी कोई गलती माफ़ नहीं की जाएगी। तो हम जैसे कहते वेबसाइट का पूछा भी नहीं जाएगा, अगर हमने कोई बना ली वेबसाइट और गलती से उसकी स्पीड हुई बेकार, हो गया काम खराब। इसको मोस्ट शॉर्ट में बोलते हैं LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हर जगह पर ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पर तो बिल्कुल 0.8 पर एज पर ही है। फ्लिपकार्ट हर जगह एकदम मस्त ग्रीन में है, यहाँ पर एक हल्का सा जा रहा है, लेकिन इससे इतना दिक्कत नहीं होता। ये चीज़ें की बढ़िया होनी चाहिए। अब यहाँ देखो परफॉर्मेंस कितना आ रहा है, 61, एक्सेसिबिलिटी 80, बेस्ट प्रैक्टिस 96, SEO 100, सब एकदम क्लीन है ना। परफॉर्मेंस कैसे अच्छी नहीं भाई, अपने घर का सर्वर है पूरी रफ्तार दो वेबसाइट को। तो जब सेल आती है ना तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में ग्लिच आ जाता है, लेकिन अमेजोन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रफ्तार उसके पीछे बहुत अच्छी खासी लगी हुई है। जो दुनिया को चला रहा है उसको अपने सामान को चलाने में क्या होता है, पूरा लगाओ भाई तगड़े से तगड़ा सर्वर, कोई नहीं पूछने वाला पीछे। तो सर्वर बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कई कई लाख रुपए की पेमेंट जारी होती है। तो स्प्राइट क्या आज भी यूज़ होता है? करने के लिए कर सकते हो, ठीक है, बट ये तब यूज़ हुआ करता था जब हमारे पास नेट बहुत अच्छा नहीं होता था। ठीक है, अब मान लो आप एक कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसमें भर भर के आइकन्स हैं, है ना, तो या तो वो वेक्टर हो, यानी कि फॉन्ट ऑसम हो गया, है ना, आइकन से रिलेटेड हमने कोई डिस्कशन किया अभी तक, कर चुके हैं हम लोग, है ना। या तो फॉन्ट ऑसम हो गया, तो इसके आइकन लाइट वेट होते हैं। तो पहले क्या होता था, आइकन ऐसे नहीं मिलते थे, पहले में आइकन इमेज के फॉर्म में मिलते थे। तो क्या करा जाए उस केस में, तो क्या करते थे, पूरी की पूरी आइकन की एक शीट बना लेते थे, उसमें 100-200 आइकन होते थे, बस उसी की शीट को लेफ्ट राइट मूव करके हम लोग काम चला लिया करते थे अपने। तो यहाँ पर आप देखोगे, यूजिंग इमेज स्प्राइट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्वर रिक्वेस्ट एंड सेव बैंडविड्थ। So instead of using 3 separate images, we use the single image img navsprites.gif। ये पूरी एक ही इमेज है, ठीक है। So with CSS we can show just the part of the image we need. In the following example, the CSS specifies which part of image underscore navsprites gif images to show। हमने लिखा होम, होम के लिए विड्थ 46, हाइट 44, बैकग्राउंड में ये इमेज दिखा दो एक्स और वाई में 0-0 पोजीशन पर, यानी कि लेफ्ट और टॉप। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, ये क्या हमारा होम, ये क्या हमारा प्रीवियस, ये क्या हमारा, तीनों में एक ही इमेज है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट गिफ के नाम से फाइल रखी हुई है। अब ये फाइल का काम क्या है कि मान लो कि अगर ये नहीं रखा आपने तो आपको आ जाएगा एरर, यानी कि इमेज मिसिंग वाला। तो हमने 1 पिक्सल की इमेज डाल दी है इसके अंदर ताकि एरर ना आए कि भाई आपका इमेज अवेलेबल नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैश होम प्रीवियस नेक्स्ट, हमने बोला 46/44 और इमेज का जो नेम है वो ये है 00। फिर हमने क्या बोला, प्रीवियस इमेज को लेके आना है, तो हमने जो उसकी विड्थ है 46 और 1 पिक्सल का बॉर्डर है, तो हमने 47 क्या कर दिया, एक्स में माइनस कर दिया, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, दूसरा वाला इमेज हमारा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला इमेज हमारा हमने 47 को लिया यहाँ पर और उसको माइनस करा दिया इसके अंदर से एडिशनल। और तो तीनों ये अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये अलग अलग 3 इमेज हैं, मतलब तीनों को अलग अलग कंटेनर में कॉल कराया हुआ है। अब जब वेबसाइट खुलेगी, चाहे वेबसाइट में 100 इमेज आपको दिख रही हो अलग अलग जगह पर, लेकिन मेरे पेज से रिक्वेस्ट सर्वर पर एक ही जाएगी और वो 100 जगह पर आके डिस्प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ऐसे ये हैक हुआ करता था कि पहले कम स्पीड में वेबसाइट को अच्छा कैसे चलाएं। अब यही एक ही इमेज है और आप बार बार इनको अलग अलग ला के लोड करा रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी साइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये तरीका होता था स्प्राइट की हेल्प से। तो यहाँ पर इमेज आईडी होम, ठीक है, ये हमने यहाँ डिफाइन किया, और एसआरसी में ट्रांसपेरेंट गिफ हमने यहाँ पर कॉल करा। ओनली डिफाइंस अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट इमेज बिकॉज द सोर्स एट्रीब्यूट कैन नॉट बी एम्प्टी।
द डिस्प्लेड इमेज विल बी द बैकग्राउंड इमेज वी स्पेसिफाई इन CSS। जो दिख रहा है वो इमेज बैकग्राउंड में है, ना कि फोरग्राउंड में। मैं पकड़ नहीं पा रहा ना, फोरग्राउंड की इमेज को आप पकड़ सकते हो, बैकग्राउंड की इमेज को कभी बार ड्रैग करके खींच के उसको अलग जगह पर नहीं डाल पाते हो ऐसे करके, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर 1 पिक्सल की इमेज आ रही है ना बस। Width 46 and 44 defines the portion of the image we want to use. Background URL image जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर defines the background image and its position left 0 and top 0. तो 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था गाड़ी.com गुड़गांव, और उस कंपनी में मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में CSS स्प्राइट्स के बारे में बताओ, ठीक है। तब वो लोग स्प्राइट्स का यूज़ कर रहे थे, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा सर अब स्प्राइट्स क्यों यूज़ कर रहे हो आप लोग, आइकन्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। कहते वो क्या होता है। मैं जो आप आइकन इमेज बना के इस्तेमाल करो वो वेक्टर आ गए। तो कहते ऐसा करके दिखाओ। तो मैंने उन्हें पहली बार वो करके दिखाया उस कंपनी का। तो फिर गाड़ी.com जो कंपनी थी उसके अंदर उन्होंने फिर वो स्प्राइट्स का यूज़ बंद किया। मैंने कहा इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ दिस, ये ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर आप सीधे नाम बताओ कि मुझे क्या लगाना है, वो आइकन आ जाएगा, है ना। तब जाके उन्होंने उस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस में कंपनी में इस्तेमाल कर। कंपनी में क्या होता है ना कि जो सीनियर होता है वो एक तरह का कमांडिंग ऑफिसर होता है। वो बोलेगा भाई ये कर रहे हैं सब वही करेंगे, बिना कोई क्वेश्चन किए भाई ऐसा करना क्यों है, क्या इसका कोई बेटर सोल्यूशन है या नहीं है। वहाँ पर पूरे के पूरे डिज़ाइन क्लास का इस्तेमाल ही नहीं होता कंपनी के अंदर, सब डिज़ाइन पूरा आईडी से बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हो किसी को नहीं पता, वो चीज़ सीनियर ने बोला है आईडी से बनेगा, मेरे को यही जमता है। तो क्यों, आईडी का काम क्या है, डायनामिक बनाना। अगर तुम्हें अपने पेज में कोई सेक्शन डायनामिक बनाना ही नहीं तो आईडी की शक्ति का गलत इस्तेमाल क्यों, क्योंकि आईडी एक बार चलती है। और अगर आप क्लास बनाओगे तो आप अपना स्टाइल का लोड कम कर सकते हो। तो हमने इस चीज़ को भी ख़त्म करा दिया था। मैंने कहा ख़त्म करो, क्लास को लगाओ nth चाइल्ड, ठीक है। तो नीचे क्लास लिखना ही बंद हो गया। गूगल को जितना साफ सुथरा कोड दोगे उतना उसको पसंद आता है। वो कहता है मुझे सीधे टैग के अंदर कंटेंट पढ़ाओ क्या लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हारी क्लास पढ़ रहा हूँ, ये बीजी के लिए है, ये बटन के लिए है, उसके लिए उसको बड़ी दिक्कत होती है। वो छोड़ के चला जाता है, दूसरे पे चलता है। जैसे हमारा होता है ना, बोर हो जाता है किताब उताब देखते हैं, वैसे गूगल को भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं आती। वो कहता है कंटेंट दिखाओ। तो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है एसईओ के अंदर, सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ क्या है कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिखते हो उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज डालो। ये नहीं कि तुमने 10 टॉपिक लिखे, 10 अलग अलग है। तुम तो फिर से वही वाली बात करो कि भगवान को कन्फ्यूज़ कि भाई किसको आना है सामने। अब तुम्हारा अगर एक पेज होगा तो एक पेज से रिलेटेड, अगर एक टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे अगर सारे टॉपिक लिखे होंगे डिटेल में, तो सारे पेज तुम्हारे ही दिखेंगे ना गूगल में, किसी और का आएगा ही नहीं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें पता भाई बैकलिंक बनाने हैं, भर रहे हैं पेज को, डेली 1-2 ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। गूगल कहता नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए। बहुत वेबसाइट बननी है हर घंटे हर मिनट, मुझे क्वालिटी दो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए कि यूज़र सर्च करो वही चीज़ दिखे उसको जो वो देखना चाह रहा है। नेक्स्ट, दिस इज द easiest way to use image sprites. Now we want to expand it by using links and hover effect. इमेज पे होवर हम लोग कैसे बनाए, तो इसका एक डार्कर पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। सो इमेज स्प्राइट क्रिएट अ नेविगेशन लिस्ट। वी वांट टू यूज द स्प्राइट इमेज, जो भी हमारी नेम है इमेज का, टू क्रिएट अ नेविगेशन लिस्ट। वी विल यूज एन HTML लिस्ट बिकॉज इट कैन बी अ लिंक एंड ऑल्सो सपोर्ट्स अ बैकग्राउंड इमेज। तो इसका एक बार जरा यहाँ आउटपुट आप देखें, तो माउस ओवर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो देखो लिंक वगैरह अप्लाई हो रहा है इस तरह से। तो इस पर लिंक कैसे आया जबकि इमेज तो बैकग्राउंड में है। तो आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हैश आईडी क्या है, नेवलिस्ट पोजीशन इज रिलेटिव। नेवलिस्ट आईडी के अंदर हमने बनाया li, जिसके अंदर मार्जिन पैडिंग 0, लिस्ट स्टाइल नन, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से 0। इसके अंदर हमने नेवलिस्ट li के अंदर नेवलिस्ट में ए टैग हमने डिफाइन किया, जिसका हाइट कितना 44, डिस्प्ले क्या है ब्लॉक। यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा वो काम कर रहा है डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि ए टैग इनलाइन होता है ना, डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया तो हाइट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर विड्थ कितना लिखा है, तो 46/44 हमारा हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से फिर आपकी बाकी की सारी इमेजेस में कॉल हो रखे हैं, और जब हम लोग इस लिंक को यहाँ ओपन करते हैं और बैकग्राउंड में जाके चेक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हमने यूएल टैग में क्या लिखा है, नेव लिस्ट, पोजीशन रिलेटिव, फिर क्या लिखा आई, एल आई में आईडी, ये तीनों आईडी है यहाँ पर। उसके अंदर क्या है, ए टैग को लेकर हमने स्टाइल यहाँ किया हुआ है। और अब ये आपका इस तरह से माउस ओवर करने पर ये एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि अगेन इमेज जो है वो यहाँ नहीं है, देख रहे हो लिंक है इसके ऊपर, इमेज नहीं है, इमेज बैकग्राउंड में है, विजुअली यूज़र को दिख रहा है इमेज है बट वो बैकग्राउंड के अंदर डली हुई है। तो पॉइंट ये आता है, गूगल कहता है कि बैकग्राउंड में वो इमेज मत डालो जिसको आप एसईओ करना चाहते हो, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज का एसईओ नहीं होता। अगर इमेज का चाहते हो एएलटी वर्क करे, उसके अंदर कीवर्ड वगैरह हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो, तो उसको आप फोरग्राउंड में रखो। तो बैकग्राउंड में जो मीनिंगफुल इमेजेस नहीं होती वही डाली जाती हैं। और रेस्पॉन्सिव स्टैंडर्ड ये कहता है कि बैकग्राउंड में इमेज ना के बराबर हो, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज डाले तो हैंडल नहीं कर पाओगे। फोरग्राउंड में होगा तो पकड़ के उसकी विड्थ हाइट को कंट्रोल कर लोगे ना, जैसे हमने मोबाइल बोला 1 होगी, टैबलेट बोला 2 होंगी, डेस्कटॉप बोला 4 दिखाई देंगी एक लाइन में, बट बैकग्राउंड होगी तो कैसे हैंडल करोगे, नहीं होगा ना हैंडल, इसलिए। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी लिखी, किस प्रॉपर्टी से क्या काम हो रहा है हमारा। अब आप यहाँ देखो, हमने ये पूरा इमेज बना रखा एक, जिसमें लाइटर और डार्कर, यानी माउस ओवर पे हमें कुछ डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देगा। पहले क्या था, सिर्फ 3 थे, अब क्या है 6 हैं। तो माउस ओवर भी इसी के अंदर ही बना हुआ है, यानी कि बस मुझे पोजीशन को जो है चेंज कराना है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे होवर वाले सूडो में हमने हाइट, पहले हम लोग विड्थ में चेंज करते हैं, अब क्या हाइट में चेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे माउस जाएगा काम कर रही हैं चीज़ें। तो यानी कि 6 इमेज विजुअली दिख रही हैं, ठीक है, बट टेक्निकली वो एक ही इमेज है, बस उसकी XY पोजीशन हम लोग हिला रहे हैं हर जगह पर। तो ये क्या होता था कि जब ये डिज़ाइन होती थी इलस्ट्रेटर में, तो हम लोग क्या करते थे, इसके एक एरिया डिफाइन कर लेते, इतने बाई इतने में ही आइकन आएगा, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। तो जो अब तुम कहोगे कि घटाने लगाने बढ़ाने का जो लॉजिक है ये कैसे याद रखा जाता है, तो हमने मान लो प्लान करें 40 बाई 40 में हमने एक आइकन डाला, तो 40 के मल्टीप्लाई में तो चलना है अपने, काम खत्म हो गया, ऐसे चलता था। तो ये है स्प्राइट के आगे चलते हैं हम लोग। अब भी आप चाहो तो चलाने के लिए प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो, बट अब हमारे पास इससे बेटर टेक्निक आ चुकी है, फॉन्ट ऑसम वगैरह, उनका आपने इस्तेमाल करना है। बट स्प्राइट सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंटरव्यू के अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्प्राइट। कोई बेवरेज नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है CSS के अंदर, एक इमेज के मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे कि बॉडी टैग है, एट्रीब्यूट है BG कलर, तो हम लोग BG मतलब एट्रीब्यूट के बेसिस पर भी और एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेसिस पर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइल HTML एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। गर्मी मुझे लग रही, तुम्हें भी लग रही है, ये काम नहीं कर रहा ना यार, एक फैन चला गया ना जरा, थोड़ा सा क्या होता है कुछ काम करे। फर्स्ट रो में मिडिल वाला स्विच है, बस आ जाओ। तो क्या लिखेंगे, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो द एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स ऑल A एलिमेंट्स विद द टारगेट एट्रीब्यूट। हमने क्या लिखा, A एलिमेंट, एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। अब अगर मेरे पेज में 100 टैग लगे हुए A, और उनमें जिसमें भी टारगेट का होगा तो वो स्टाइल हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर चला के देखो, हमने होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट 5 लिंक बनाए, लेकिन 2 में हमने टारगेट लगाए हुए हैं। अब टारगेट ब्लैंक हो, न्यू हो, पेरेंट हो, सेल्फ हो, मतलब नहीं है, हम एट्रीब्यूट की बात करें ना कि वैल्यू की, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जहाँ टारगेट मिलेगा वो कलर चेंज करेगा। चेक करके देखो क्या दिख रहा है, मतलब नहीं है ना ब्लैंक से सेल्फ से काम कर रहे। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। हमने लिखा है यहाँ पर CSS एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, डबल कोट में आपने पास करना है सेलेक्टर। द एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट एंड वैल्यू।
हमने क्या लिखा, टारगेट जहाँ पर ब्लैंक हो सिर्फ उसको खोजो। इसमें क्या होगा, सबको खोजेगा, इसमें टारगेट की वैल्यू को ढूंढ के खोजेगा, है ना। तो चलो हमने एक पे डाला था ब्लैंक, एक पे क्या डाला था, तो देखो ब्लैंक वाला सेलेक्ट हो गया हमारा। आगे चलो, एट्रीब्यूट, यहाँ पर टिल्ट वैल्यू इस तरह से कहाँ इस्तेमाल करोगे। द एट्रीब्यूट टिल्ट वैल्यू सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड। मतलब कि हो सकता है कहीं पर आपने लिखा ALT में आपने कहीं पर लिखा फ्लावर, मुझे उसको ढूंढना है, तो आप यहाँ पर जाके लिख दोगे ALT और यहाँ पर आप लिख दोगे फ्लावर, तो जहाँ भी फ्लावर लिखा होगा सबको पकड़ लेगा एक बार में। The attribute value selector is used to select element with an attribute value containing a specified word. The following example selects all elements with a title attribute that contains a space separated list of words, one of which is flower. तो मैंने कहा टाइटल टिल्ट इक्वल टू फ्लावर। अब फ्लावर कोई वैल्यू तो है नहीं, फ्लावर मेरे चॉइस है, मुझे क्या लिखना है, जैसा इमेज होगा वैसा आप लिख सकते हो। चलो चेक करके देखेंगे। हमारे पास 3 इमेजेस हैं, ठीक है, 2 में फ्लावर का जिक्र हो रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा, IMG 7 IMG 8, लेकिन साथ में एक कॉम्बिनेशन चल रहा है फ्लावर का। तो फ्रेज में से भी फ्लावर ढूंढ लेगा, सिंगल लिखा होगा तो भी ढूंढ लेगा, उसको फ्लावर से मतलब है। थर्ड वाले में हमने लिखा ही नहीं तो उसने उसको टच ही नहीं किया, तो यानी कि हमने क्या लिखा, भाई बॉर्डर जहाँ भी फ्लावर मिले उसका बॉर्डर लगा दो, लग गया बॉर्डर, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। और क्या तरीका है उस पर आइए। अब ये ज़रा इसको समझो कब नहीं काम करेगा। द एग्जाम्पल अबव विल मैच एलिमेंट्स विद द टाइटल फ्लावर, समर फ्लावर, टाइटल फ्लावर न्यू, बट नॉट टाइटल माई डैश फ्लावर। तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं बना ना, 2 कंबाइन हो गए, डैश भी आ गया इसके अंदर, नहीं करेगा काम। अगर फ्लावर्स हो गया तो भी नहीं करेगा काम, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए फ्लावर, सेपरेट एकदम, किसी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं। एट्रीब्यूट पाइप की का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट के बिटवीन और इक्वल टू वैल्यू। सो द एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू कैन बी एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड वैल्यू और द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉलोड बाई अ हाइफन। पहले वाले में नहीं चल रहा था हाइफन, इसमें चलेगा। द वैल्यू हैज़ टू बी अ होल वर्ड इधर अलोन like class equal to top or followed by a hyphen like top text। हमने क्या लिखा है पर क्लास टॉप, तो उसका कलर येलो कर दो, ठीक है। कंट्रोल यू करके देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हमने, टॉप हेडर टॉप टेक्स्ट टॉप कंटेंट। तो कहाँ कहाँ चला, टॉप हेडर टॉप टेक्स्ट, लेकिन टॉप कंटेंट पर बीच में कोई हाइफन नहीं था। या तो इंडिविजुअल टॉप हो या फिर हाइफन हो तो पाइप काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। टिल्ट अगर हाइफन होगा तो वहाँ भी नहीं चलेगा, उसको एग्जैक्ट इकलौता वर्ड चाहिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा कैरेट सिंबल। द सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू स्टार्ट, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट विद अ क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू दैट स्टार्ट विद टॉप। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल आप देखिए। अब की बार इसको हाइफन से कोई नाराज़गी नहीं है, या मतलब कैसा भी हो, लेकिन शुरुआत टॉप से होनी चाहिए बस। टॉप हेडर टॉप टैक्स या टॉप कंटेंट, टॉप मिल रहा है ना, बात करते हैं। नेक्स्ट है डॉलर साइन के साथ। द सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे कि हमने क्या लिखा, टेस्ट। अब ये एंड की बात कर रहा है, कैरेट वाला स्टार्टिंग की बात कर रहा था। 4 है हमारे पास, जिसमें 3 सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल यू करके देखिए क्या लिखा हमने, टेस्ट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फर्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट, सेकंड में कुछ नहीं लिखा हमने, माई टेस्ट, उसे टेस्ट को ढूंढा, काम कर दिया आपने। एंडिंग टेस्ट पे होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एस्ट्रिक सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब ये कंटेन की बात आ गई, कहीं भी हो, आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, चाहे उसके 2 मैच ही क्यों ना कर रहे हो, सब जगह चलेगा। हेलो, यहाँ थे।
The attribute selector is used to select element whose attribute value contains a specified value. The following example selects all element with a class attribute value that contains TE. ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन किया, मुझे नहीं पता कहाँ पर हो किधर हो, ठीक है, कंट्रोल यू करके देखिए काम कर रहा है, TE 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 इस तरह से। तो एस्ट्रिक का अगर यूज़ करेंगे तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो, बस वो कंटिन्यूटी में मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइलिंग फॉर्म्स। द एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैन बी यूजफुल फॉर स्टाइलिंग फॉर्म्स विदाउट क्लास और आईडी। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो हमने क्या लिखा है इसके लिए, हमने बोला भाई हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इनपुट टाइप बटन है। अगर मैं इसको ये ना बताऊँ तो ये बटन और इनपुट फील्ड दोनों का विड्थ इतना कर देगा और कलर भी येलो कर देगा। बट मैंने अब उसको एट्रीब्यूट के साथ लिखा भाई इनपुट तो टैग है यानी कि एलिमेंट, लेकिन टाइप जिनका टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड येलो और जिसका टाइप बटन है उसकी विड्थ इतनी। तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपना इधर। और अगर मैं ये निकाल दूँ इसमें से तो ये देखो खराब हो जाएगा। हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया इसको, और ऊपर के कोड को हमने क्या बोला, कमेंट। क्या दिखता है तब टाइप का रोल समझ में आया, यानी कि एट्रीब्यूट से हम लोग इस तरह से अपना CSS नीचे ऊपर लिख के नीचे बताने का लोड घटा सकते हैं अपना। चलिए, तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो आपको समझ आ गया कि कितना कुछ इससे आप हैंडल कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट नंबर 38 किधर गया भाई, 38 CSS में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। The look of an HTML form can be greatly improved with CSS. फर्स्ट क्या है, स्टाइलिंग इनपुट फील्ड्स। यूज द विड्थ प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द इनपुट फील्ड। हमने क्या बोला, जितने भी इनपुट है सबकी विड्थ बोलो 100%। तो यहाँ देख लो ये लेफ्ट से शुरू और राइट तक जा रहा है पूरा एज टू एज, ठीक है। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड नंबर विल ओनली सेलेक्ट टेक्स्ट फील्ड, विल ओनली सेलेक्ट पासवर्ड फील्ड, विल ओनली सेलेक्ट नंबर फील्ड। तो यानी कि अगर मैं एट्रीब्यूट का साथ में मिक्सिंग कर लेता हूँ तो मैं पर्टिकुलर को चेंज कर सकता हूँ, है ना। बात करते हैं पैडिंग। यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी टू ऐड स्पेस इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड। हमने बोला इनपुट में जहाँ टाइप टेक्स्ट है विड्थ और 100 रखो, पैडिंग 12 और लेफ्ट राइट से 20 की डाल दो, मार्जिन 8 का डालो और बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स नहीं डालोगे तो पैडिंग एडिशनल हो जाएगी परसेंटेज में। अब देखो ज़रा फील्ड थोड़े खुले खुले दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल मेरा मैटर लेफ्ट से चिपक के नहीं आ रहा इसमें, ये फ़ायदा हो गया। Note that we have set the box sizing property to border box. This makes sure that the padding and eventually borders are included in the total width and height of the elements. अगर आपने नहीं डाला होता तो पैडिंग भी अपनी जगह ले लेता और बॉर्डर भी अपनी जगह ले लेता, बट डालने का फ़ायदा क्या, उसने उसको लेस कर लिया ऑटोमेटिकली। बात करते हैं बॉर्डर्ड इनपुट्स। use the border property to change the border size and color and use the border radius property to add rounded corner। तो क्या लिखा हमने, इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, और वैल्यू क्या है, बॉर्डर 2 पिक्सल का, रेडियस 4 पिक्सल का डाल दो इसके अंदर। अब देखो है ना। फिर हमने क्या बोला, इफ़ यू ओनली वांट अ बॉर्डर फ्रॉम बॉटम यूज द बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी। तो आपको अब बॉर्डर बॉटम से दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट चारों तरफ से नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कलर्ड इनपुट की। तो यूज़ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर टू द इनपुट एंड द कलर प्रॉपर्टी टू चेंज द टेक्स्ट कलर। क्या लिखा हमने, कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर FCO। नेक्स्ट क्या है, फोकस इनपुट। तो अभी जो ये खुल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फोकस, और फोकस करती लाइन आती है, अच्छी नहीं लग रही। सो
By default, some browsers will add a blue outline around the input when it get focused, means clicked on. You can remove this behavior by adding outline none to the input. Use the focus selector to do something with the input field when it get focus. तो हमने क्या बोला, sudo focus. ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा, बटन पे नहीं लगाने का है, ठीक है। तो हमने बोला बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए, है ना। अब चाहो तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर जो है उसका भी कलर चेंज कर दो। देखो बॉर्डर ब्राइट हो गया, जो सिर्फ फोकस होगा तो एनिमेट हो गए, चेंज। फिर क्या बोल रहे हैं, इनपुट विद आइकन इमेज। If you want an icon inside the input, use the background image property and position it with the background position property. Also notice that we add a large left padding to reserve the space of the icon. तो input type text में हम लोग background image डाल रहे हैं सर्च आइकन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्च का आइकन इधर आ रहा है, तो हमने इतना एरिया कि भाई इसके ऊपर टेक्स्ट कर्सर ना चढ़ जाए, हमने पैडिंग डाल दिया उतना लेफ्ट से। क्या लिखा है यहाँ पर, पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 40 पिक्सल। तो इतनी जगह उसने खाली छोड़ दी। तो कई जगह पर आप सर्च फील्ड ऐसे देखोगे जहाँ पर आपको दिखाई देगा उसी के अंदर, तो ये ऐसे लगेगा। एनिमेटेड सर्च इनपुट, हमने क्या बोला, इनपुट टाइप टेक्स्ट ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड्स ईज इन आउट, पढ़ चुके हैं ईज। तो इन नहीं अभी नहीं पढ़ा ना ईज हमने, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन के अंदर आता है। जब आपको इसका एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, एडवांस में आएगा। तो ये क्या करेगा, एनिमेट करते हुए लेके जाएगा इसको। हमने क्या बोला कि जैसे फोकस हो विड्थ 100 कर दो, बाय डिफॉल्ट जो हमने डाला कि वो उतनी रहे। बाहर छोड़ाओगे फिर से छोटा हो जाएगा, क्लिक करोगे बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, स्टाइलिंग टेक्स्ट एरिया। तो जो टेक्स्ट एरिया होता है ना मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, ये जो हमारा है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, विड्थ 100% स्क्रीन का, हाइट 150 पिक्सल, पैडिंग 12-20, और हमने सारा कोड अपना इसी पे चलाया टेक्स्ट एरिया के ऊपर ही। जितनी जगह आपने ये कोड ब्राउजर में डिस्प्ले कराया है, ये सब किससे आ रहा है, टेक्स्ट एरिया से आ रहा है ना, लेकिन ये बूटस्ट्रैप वाला है। फिर क्या है, मेन्यू जो आपके होते हैं ड्रॉप डाउन। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से खुले। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, विड्थ 100%, मतलब 100% क्यों रखते हैं, ताकि जितने बड़े एरिया में आप डालें उसके हिसाब से अपना फिट हो जाए। आज इसने बड़ा परेशान किया यार। मत तो चलो, जैसे हम लोग यहाँ से मोबाइल मोड एक्टिवेट करते हैं तो आप देखेंगे मोबाइल के हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाएगा। विड्थ 100% है। नेक्स्ट क्या है, इनपुट बटन्स। हमने क्या बोला, इनपुट टाइप बटन हो, इनपुट टाइप सबमिट हो या रीसेट हो, सबका स्टाइल एक जैसा कर दो, चेंज होगा। और ये क्या है, रेस्पॉन्सिव फॉर्म। हमने एक फॉर्म बना रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब आप यहाँ समझ गए हो कि लेफ्ट में हमने स्पेस छोड़ रखा है 25%, ये 75%। मोबाइल में आएंगे तो फील्ड ऐसा, फॉर्म ऐसा हो जाएगा। टैबलेट का अगर हमने बनाया होगा तो टैबलेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, और डेस्कटॉप का अगर बनाया तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप रेस्पॉन्सिव भी करा सकते हो अपने फॉर्म को मीडिया क्वेरी का यूज़ करके। तो इसमें मीडिया क्वेरी लगी होगी, यहाँ जाओगे क्या दिखता है ना। तो हमने 2 कॉलम बनाए, एक 25%, एक ये देख 75। 25% में हमारा ये सब चीज़ें चल रही, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री इस तरह से, और इसमें हमारा ये सारी चीज़ चल रही है। फॉर्म के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काउंटर्स। अब ये काउंटर क्या होता है, तो जब हम लोग ULLI लिखते हैं ना, तो कई बार हमें बहुत माइक्रो लेवल तक जाने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। तो CSS काउंटर आर वेरिएबल मेंटेन्ड बाय CSS हुज वैल्यू कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय CSS rule to track how many times they are used. Counters let you adjust the appearance of content based on its placement in the document. So क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑटोमेटिक नंबरिंग विद काउंटर, ठीक है। तो मान लो आपने H1 लिखा, मैंने दोबारा लिखा तो 2 हो गया, तीसरी बार लिखा तो 3 हो गया, तो काउंटर उसके आगे मतलब लिखा आता रहे।
So to work with CSS counter, we will use the following properties: counter reset, counter increment, content and counter function या counters function. Add the value or of a counter to an element. कंटेंट क्या करेगा, इंसर्ट जनरेटेड कंटेंट. इंक्रीमेंट क्या करेगा, इंक्रीमेंट्स अ काउंटर वैल्यू. और काउंटर रिसेट क्या करेगा, क्रिएट और रिसेट अ काउंटर. टू यूज अ CSS counter, it must first be created counter reset. The following example: create a counter for the page in the body selector, then increments the counter value for each h2 element and adds section value of the counter to the beginning of each h2 element. तो बॉडी में हमने क्या लिखा, काउंटर रीसेट. अब हमने यहाँ पर लिखा h2 बिफोर, क्या लिखा हमने, काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन. और कंटेंट में लिखा सेक्शन काउंटर सेक्शन. अब क्या होगा, तो जो सेलेक्ट होता है वो मेरा लिखा हुआ है, जो सेलेक्ट नहीं होता है वो बिफोर सूडो होता है या आफ्टर सूडो होता है. यानी कि बिफोर आफ्टर जब भी आप लिखते हैं वो कभी पकड़ नहीं सकते आप उसको, बट दिखेगा ज़रूर, वेक्टर ही होगा. लेकिन नंबरिंग जो उसकी चल रही है वो CSS से आ रही है. ज़रा कोड में जाके देखिए, क्या हमने कुछ इसके लिए नीचे एडिशनल किया, नहीं ना. हमने यहाँ बोला h2 के आगे इंक्रीमेंट करो, h1 के आगे नहीं करना है. तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजिंग CSS काउंटर h1, ये h2 है. जितनी बार h2 चलेगा हर बार उसके नंबर में एक का इजाफा ऑटोमेटिक होता रहेगा. ये है आपका काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन. ध्यान रखना बॉडी को रिसेट ज़रूर करा लेना पहले, उसके बाद ही इसको चलाइएगा तभी ये काम करेगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लिख के दिखाना है सेक्शन और उसके आगे ये सिंबल. तो आप देखेंगे सेक्शन, उसके आगे काउंटर सेक्शन, उसके आगे सिंबल और उसके आगे स्पेस. ऐसी तो आना चाहिए स्पेस लगा के, तो इसी तरह से आएगा. बात करते हैं नेस्टिंग काउंटर, यानी कि काउंटर के अंदर अगर हमें काउंटर बनाना हो तो नेस्टिंग काउंटर कैसे काम करता है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल: क्रिएट वन काउंटर फॉर द पेज सेक्शन एंड वन काउंटर फॉर ईच h1 element sub selection. The section counter will be counter for each h1 element with section value of the section counter, and the subsection counter will be counted for each h2 element with value of the section counter and value of the subsection counter. तो कोड को समझो, बॉडी में रीसेट कराया, h1 को हमने बोला काउंटर रीसेट सबसेक्शन, बॉडी को बोला है काउंटर रीसेट सेक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, सबसेक्शन h1 को. h1 में हमने क्या बोला, बिफोर काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन, और उसके आगे लिखो इस तरह से. h2 को हमने बोला सबसेक्शन और इसके आगे लिखिए. अब जब आप इसको यहाँ देखेंगे तो h1 हमारा मेन सेक्शन हो गया, h2 हमारा सबसेक्शन हो गया, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 आया तो 2.1, 2.2, 2.3, 3 आया तो 3.1, 3.2, 3.3. तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपके पॉइंट बन गए. अब ये काम आप ULLI से नहीं कर सकते, ठीक है. वहाँ पर आप ABCD 1 2 3 4 तो लिख लोगे, लेकिन अगर पॉइंट पे लिखना हो तो नहीं लिख पाओगे, फिर आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, जो कि सरदर्दी वाला काम हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है. तो CSS के अंदर ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है काउंटर्स के नाम से. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, a counter can also be useful make outlined list because a new instance of a counter is automatically created in child elements. Here we use the counters function to insert a string between levels of nested counters. तो OL है, काउंटर को रिसेट किया हमने सेक्शन, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने बोला नन, LI में हमने लिखा बिफोर, काउंटर इंक्रीमेंट हमने बोला सेक्शन, और उसके आगे कॉमा लगा के डॉट लगा के उसको स्टाइल करो. चलो, तो क्या दिख रहा है, 1 2 2 का 2.1 2.2 2.3 2.3 के अंदर और आ गए तो 2.3.1 2.3.2 2.3.3, फिर उसके बाद 2.4 आ गया, फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए 3 4. समझ आया? तो नेस्टेड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड में ये इस तरह की लेवलिंग करनी हो अगर तो नहीं कर सकते हो आप मैनुअल तरीके से, लेकिन काउंटर से कर सकते हो ये चीज़, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में 2-4 टॉपिक और रह गए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5 टॉपिक और हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आपकी एडवांस वाली स्टार्ट हो जाएगी. एडवांस में आपको थोड़ा सा जो आप ये पढ़ रहे हो इसको और थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ोगे, ठीक है. तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा फर्स्ट वीक के बाद में
तो फर्स्ट वीक में हमारा 2 अक्टूबर पड़ गया, तो हमारा एक छुट्टी वैसे हो गई। सो मान के चलो कि हम 14 से शुरू कर देंगे अपनी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो तब जब मैं कुछ बना रहा हूँ तो आपको एक भी CSS की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लगी इससे ये क्यों लगा रहे, इससे हो क्या रहा है, क्योंकि तुम सब जानते हो, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। किसी का अटेंडेंस तो नहीं रहा? लगा दिया तुम्हारा भी सलीम, ध्रुव नहीं है और रश्मि